फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित सोलंकी और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल एनहांस ज्योग्राफी पर। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। देखें क्या होती है। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाओं की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वे अक्षांश कहलाती हैं। ग्लोब पर दो ही रेखाएं दिखाई देती है हमें, एक लेटी हुई और एक सीधी खड़ी हुई रेखा। यानी कि लेटी हुई रेखा जो वो अक्षांश है, दूसरी है पीछे खड़ी रेखा, यानी खड़ी रेखा जो है वो कहलाती है देशांतर। सीधी उत्तर से दक्षिण खींची गई खड़ी रेखाएं देशांतर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके याद रखना होगा अक्षांश और देशांतरों के बीच में, कि जो हमने अक्षांश पढ़ी थी, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वह पूर्ण वृत्तीय होती हैं। पूर्ण वृत्तीय का मतलब होता है पूरा सर्किल। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? पूर्ण वृत्तीय, यानी ये पूरी एक अक्षांश रेखा है। लेकिन देशांतर जो रेखाएं होती हैं वे देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्तीय ना होकर ये अर्धवृत्तीय होती हैं। ये देखिए, ये पूर्णवृत्तीय अक्षांश रेखा और ये अर्धवृत्तीय। अर्धवृत्तीय का मतलब क्या होता है? ये आधा वृत्त जो है वो एक देशांतर है और पीछे वाला जो दूसरा आधा वृत्त है वह दूसरी देशांतर रेखा है। तो इन दोनों में प्रमुख जो अंतर है वह अंतर यही रहेगा कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह पूर्णवृत्तीय होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं जो हैं वे अर्धवृत्तीय होती हैं। दोनों ही जो रेखाएं हैं वे दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश भी काल्पनिक है और देशांतरें भी काल्पनिक है। दोनों ही रेखाएं मानव के द्वारा निर्मित है, मानव ने बनाई है। तो देशांतर और अक्षांशों में सबसे प्रमुख डिफरेंस तो ये आपको पता है, ये हो गया अब अर्धवृत्तीय, ये हो गई पूर्णवृत्तीय। अक्षांशों का संबंध हमने कल पढ़ा था। अक्षांशों का जो संबंध है वो किनसे होता है? अक्षांशों का जो संबंध है वह रहता है जलवायु से। जलवायु से। वही देशांतरों का जो संबंध है, देशांतरों का संबंध होता है समय से, टाइम। जो हमारी वॉचेस है, जो हमारी घड़ी है, वो समय जो दिखाती है वो सारा समय किससे सेट होता है? देशांतर रेखाओं से निर्धारित किया जाता है। देखिए देशांतरें क्या होती है इसके बारे में और डिटेल देखते हैं आगे। हमारा ग्लोब, इस ग्लोब पे हमने सबसे पहले बीच में एक रेखा खींची। इस बीच में खींची गई एक रेखा को हमने नाम दिया 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा खींची है ये एक अर्धवृत्त है, यानी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ यही है, उत्तर से दक्षिण तक। दक्षिण से उत्तर की तरफ इसी बस अर्धवृत्त को यदि हम पूर्ण वृत्त कर लेते हैं तो पीछे वाला जो सर्कल बनेगा उस सर्कल को हम नाम देते हैं 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारा ये ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर हमने जो ये सर्कल बनाया, ये जो फर्स्ट फ्रंट में आपको दिखाई दे रहा है उत्तर से दक्षिण तक की जो रेखा है वह कहलाती है 0 डिग्री की देशांतर। और इसके जस्ट बैक साइड का जो हाफ सर्कल है, जो आधा सर्कल है, वह कहलाता है 180 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। जीरो डिग्री की देशांतर जो रेखा है वह इंग्लैंड के लंदन शहर के निकट ग्रीनविच शहर से, ग्रीनविच वैधशाला से होकर गुजरती है और इसी कारण इस 0 डिग्री की देशांतर रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसी रेखा के कुछ अन्य नाम और भी मिलते हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखिए इसका ही एक अन्य नाम हमें मिलता है केंद्रीय मध्याह्न रेखा। केंद्रीय मध्याह्न रेखा। तीसरा इसका जो हमें नाम मिलता है वह मिलता है आपका प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका नेम है वो हमें मिलता है प्रधान यामयोत्तर। प्रधान यामयोत्तर। एक अन्य नाम और मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा गया है, और वो हमें मिलता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा।
जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, यानी कि इसी 0 डिग्री की देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा, केंद्रीय प्रधान रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान याम्योत्तर अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, इसी से संपूर्ण विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इसीलिए इसे अंतिम जो नाम लिखा गया है वो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इस 180 डिग्री की देशांतर रेखा को 1884 यानी 1884 में वॉशिंगटन में, 1884 में वॉशिंगटन में हुए एक सम्मेलन के अंतर्गत, 1884 में वॉशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के अंतर्गत इस 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसे नाम क्या दिया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से मतलब हुआ इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन यानी IDL, यानी कि संपूर्ण विश्व में जो तारीखें परिवर्तित होती है वह इसी लाइन से परिवर्तित होती हैं, जिसे कहा जाता है 180 डिग्री की देशांतर रेखा। ये 180 डिग्री की देशांतर रेखा जिसे हम क्या कहते हैं? IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसके नाम का निर्धारण 1884 में वॉशिंगटन के अंदर हुए एक सम्मेलन के अंतर्गत किया गया। ध्यान रखिएगा, यदि कोई इस 180 डिग्री देशांतर को पार करके पश्चिम दिशा की ओर जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, तो उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है, एक दिन जोड़ दिया जाता है। और यदि वहीं कोई इस 180 डिग्री रेखा को पार करके पूर्व की तरफ जाएगा, पूर्व की तरफ जाता है, तो उसमें एक दिन घटा दिया जाता है, एक दिन घटा दिया जाता है, यानी कि इस 180 डिग्री रेखा के पश्चिम में एक दिन आगे और इस 180 डिग्री रेखा के पूर्व में एक दिन पीछे चलता है। यानी पश्चिम में यदि, जैसे मान लीजिए पूर्व में यदि रविवार है तो पश्चिम में सोमवार होगा, यानी संडे होगा इधर तो पश्चिम में मंडे होगा। पश्चिम में यदि ट्यूसडे है तो पूर्व में कौन सा होगा? पूर्व में मंडे होगा। यानी एक दिन का डिफरेंस रहता है इस 180 डिग्री को पश्चिम में और पूर्व की दिशा में पार करने पर। तो ये 180 डिग्री की देशांतर हो गई। अब देखिए 0 डिग्री की जो देशांतर है इसके बारे में बात करते हैं। इस 0 डिग्री की देशांतर ने हमारे इस पूरे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित किया। 2 भाग कौन कौन से किए इसने? एक पूर्व और एक पश्चिम। पहले पूरा गोला था, अब 2 आधे गोले हैं, इसलिए गोलार्ध पूर्व की दिशा वाला कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम की दिशा वाला कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। जीरो डिग्री जो देशांतर है जिसे हमने ग्रीनविच नाम दिया है, इस रेखा के पूर्व की दिशा वाला जो भाग है वह कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की दिशा वाला जो भाग है वह कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए यहां पर हमने जो बीच में जो सर्कल बनाया था वो फ्रंट वाली 0 है, पीछे वाली 180 डिग्री है, यानी कि इधर भी 180 इधर भी 180। 0 से 180 डिग्री तक देशांतरें खींची जाती है पूर्वी गोलार्ध में और 0 से 180 डिग्री तक देशांतरें खींची जाती है पश्चिमी गोलार्ध में। और दोनों के बीच का जो अंतराल है वह अंतराल कितना रहेगा? 1 डिग्री का। जो देशांतरें खींची जाएगी उन देशांतरों में अंतराल रखते हैं हम 1 डिग्री का। यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भी इस 0 डिग्री से 180 डिग्री तक और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक पश्चिम में, 180 डिग्री तक कुल देशांतरें पूर्वी गोलार्ध में और 180 डिग्री तक कुल देशांतरें ही पश्चिमी गोलार्ध में खींची जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 0 डिग्री बीच में कॉमन है दोनों के अंदर, और जैसे ये दोनों पीछे की तरफ जाकर के मिलती है तो पीछे की तरफ 180 इन दोनों में कॉमन है। यानी कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा और 180 डिग्री की देशांतर रेखा, ये दोनों ही 2 रेखाएं हैं जो क्या है? पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कॉमन है, समान है दोनों के अंतर्गत। यानी यदि आप यहाँ पे 1 से शुरुआत करते हैं तो 179 तक ही खींचेंगे, पीछे 180 की हमने ऑलरेडी बना दी है। वहीं अगर मैं इधर बात करूं तो 1 से शुरू करके इधर भी 179 179 तक ही खींचेंगे। अब देखिए कुल देशांतरें कितनी होती है, एक बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ पे, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है?
देखिए 179 इधर क्लिक किया आपने, 179 इधर किया, यानी कि 179 प्लस 179 दोनों को मिलाते हैं तो होती है 358। एक है 0 डिग्री की कॉमन, एक है 180 डिग्री की कॉमन, यानी कि दो इसमें रेखाएं कॉमन है, तो यानी कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई? 360। यानी टोटल पूरे ग्लोब के ऊपर जो देशांतर रेखाएं खींची जाती है उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 360। 360 अक्षांश से कुल खींची जाती है दोनों तरफ, यहां पर भी 180 डिग्री तक और इधर भी 180 डिग्री तक हमने कुल देशांतरें खींची। अब ये देशांतरें किस प्रकार से खींची जाएंगी? ये जो देशांतरें खींची जाती है, ये देशांतरें उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमानुसार खींची जाती है। कुछ इस प्रकार से इनका क्रम रहता है। देखिए दोनों ही गोलार्धों में क्लिक की जाती है, दोनों ही गोलार्धों में खींची जाती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देशांतरें होती है। ये बीच में 0 डिग्री हो जाती है, उसके बाद 1 2 3 4 और इधर भी ये 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 और 4। इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं? जैसे पहला कि दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो स्थान है, स्थान यानी कि ये वाली जो जगह है, ये जो दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान है, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान गौर कहलाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान गौर कहलाता है। वहीं दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी कि जो डिस्टेंस होता है बीच का, ये जो दूरी है दो देशांतर रेखाओं के बीच की, ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और ये जो दूरी है ये सिर्फ भूमध्य रेखा पर ही मिलेगी, सभी अक्षांशों के मध्य 111.32 किलोमीटर के बीच का स्थान गौर, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है 111.32 किलोमीटर। रेखाओं का जो संबंध है वह किनसे होता है? समय से संबंध होता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सारी की सारी जो देशांतरें हैं वह सूर्य के सामने से होकर के गुजरती हैं, और सूर्य के सामने से गुजरने में प्रत्येक अक्षांश के पश्चात दूसरी को आने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये अक्षांश जो है, इसके बाद इस अक्षांश को आने में समय कितना लगेगा? टाइम कितना लगता है? 4 मिनट का टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य है, सूर्य के सामने से आपकी 0 डिग्री की देशांतर गुजर रही है। ठीक है, यह है हमारा सूर्य। इस सूर्य के सामने से 4 डिग्री की देशांतर रेखा है। ठीक है, ये 4 डिग्री की देशांतर रेखा अभी सूर्य के बिल्कुल सामने है। पृथ्वी का जो घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है, तो 4 डिग्री के बाद 3 डिग्री की देशांतर जो है वो सामने आएगी सूर्य के। तो 4 डिग्री की देशांतर से 3 डिग्री की देशांतर को सूर्य के सामने आने में लगने वाला समय कितना है? 4 मिनट का समय लगता है। यानी एक देशांतर से दूसरी देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। अब देखिए टोटल जो देशांतरें हैं वो हमारे पास कितनी है? 360। एक देशांतर को पार होने में समय लगता है 4 मिनट, तो 360 देशांतरों को पार होने में कितना समय लगेगा ओवरऑल? तो ये 4, यानी एक को होने में 4 मिनट, तो 360 को होने में 360 मल्टीप्लाई बाय 4, 360 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए ,1440 मिनट का समय लगता है। ये हमारे पास 1440 मिनट है। यदि मैं इन्हें घंटों में कन्वर्ट करता हूं तो 1440 डिवाइड बाय 60, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये हमारे पास मिनट है। और जब मैं इनको काट देता हूं तो हमारे पास कितना आता है? 24 आवर्स या 24 घंटे। यानी कि टोटल 360 देशांतरों को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है?
360 देशांतर है, 1440 मिनट अर्थात 24 घंटे में सूर्य के सामने से गुजरती है। इसीलिए हमारी जो घड़ियां हैं, जो हमारी वॉचेस हैं, उसके अंदर घंटे कितने होते हैं? 24। दिन और रात की अवधि भी 12-12 घंटे की क्यों होती है वो देखिए। 0 डिग्री देशांतर है और यह है आपकी 180 डिग्री। यह है 0 डिग्री देशांतर, यह है 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतरों को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगेगा? 180 इंटू 4 इक्वल्स टू बराबर 720 मिनट। यानी कि 720 मिनट को यदि मैं घंटों में कन्वर्ट करता हूं डिवाइड बाय 60 तो टोटल आता है 12 आवर्स, यानी 12 घंटे। यानी कि 0 डिग्री और इस 180 डिग्री के बीच में डिफरेंस जो रहता है वो कितने घंटे का रहता है? 12 घंटे का। यदि इस 0 डिग्री पर सुबह के 12 बज रहे हैं तो 180 डिग्री पर रात के 12 बजेंगे। यही डिफरेंस है। इसी वजह से दिन और रात की अवधि भी होती है 12 घंटे की। जो पोर्शन अर्थ का, जो गोलार्ध का जो पोर्शन, जो एरिया, जो क्षेत्र जो है सूर्य के सामने रहेगा वहां पे रहता है दिन, और उसके बैक साइड वाला जो पोर्शन है वहां रहती है रात। तो ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं कि GMT यानी कि जो हमारी ये ग्रीनविच लाइन है, इसी लाइन से संपूर्ण विश्व का समय सेट कैसे होता है। तो इसी रेखा से समय सेट किया जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0 डिग्री की देशांतर रेखा को GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। विश्व में सारे देश इसी लाइन से अपना समय निर्धारित करते हैं। इस लाइन के अनुसार प्रत्येक देश ने अपनी सुविधा के अनुसार अपने यहाँ के समय को अलग अलग टाइम जोन में बांट रखा है। हम बात करते हैं हमारे भारत की। भारत के अंदर भारत का जो टाइम जोन है वह भारत का टाइम जोन है हमारा 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का जो मानक समय है वो कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे हम किस नाम से पुकारते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा का मतलब क्या हुआ? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। और संपूर्ण भारत का जो समय है वह इसी रेखा से द्वारा सेट किया जाता है। संपूर्ण भारत में यही एक रेखा है जहां से हम टाइम सेट करते हैं। आपने कई बार अपने मोबाइल्स के अंदर टाइम्स वगैरह सेट किए होंगे, तब आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, टाइम डालने के बाद सीधा सेलेक्ट करते हैं GMT प्लस 5.5 घंटे। वो 5.5 घंटे क्यों करते हैं? तो देखिए, ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, यहां मैंने लिखी है, देखिए 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। अब ये 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत का मानक समय है, और 82.5 डिग्री की जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह कुछ यहां से गुजरती है। इसे मानते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 82.5 डिग्री की रेखा और इस 0 डिग्री की रेखा के बीच में कुल देशांतरें कितनी है? 82 और आधी, यानी 82.5 देशांतरें हैं। सूर्य के सामने से गुजरने में एक देशांतर को समय लगता है 4 मिनट का। तो 82.5 जो देशांतरें हैं उन्हें सूर्य के सामने से गुजरने में कितना वक्त लगेगा? तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, यानी कि 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले इसको, तो यहां पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 82, पहले 82 देशांतरों का टाइम निकालते हैं। तो 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, यानी 328 मिनट। आधी देशांतर और है ऊपर, यानी पूरी एक देशांतर सूर्य के सामने से 4 मिनट में गुजरती है, तो आधी 2 मिनट में गुजरेगी। तो 328 प्लस 2 टोटल हो जाता है 330 मिनट। और 330 मिनट को यदि मैं आवर्स यानी घंटों में कन्वर्ट करता हूं तो टाइम होता है 5.5 घंटे। 5 घंटे में 300 मिनट और 30 मिनट ऊपर है, 300 प्लस 30 330 मिनट। यानी अगर मैं यहां लिखता हूं 5.5 घंटे तो भी एक ही बात होगी, 5.5 घंटे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया 5.5 घंटे कहां से आए। GMT का मतलब क्या हो गया कि GMT से 5.5 घंटे आगे। अब ये आगे और पीछे का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? पृथ्वी यानी अर्थ यानी इस ग्लोब का जो रोटेशन है वो क्या रहता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो जो जगह पूर्व में स्थित है वह सूर्य के सामने पहले आएगी, वहां सूर्य का प्रकाश भी पहले पड़ेगा। और जो इस पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ है वहां सूर्य का प्रकाश
बाद में बढ़ता है। यानी कि पूरब की तरफ का जो समय है वह रहेगा हमेशा आगे और पश्चिम की तरफ का जो समय है वह हमेशा रहेगा पीछे, यानी माइनस में पीछे की तरफ रहेगा। यानी इस 0 डिग्री से पूरब की तरफ जाओगे तो समय आगे होता है और इस 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ आता है तो समय पीछे की तरफ होता है। इसीलिए इस हमारा जो टाइमिंग है वह देखिए पूरब में है और हमारे इस पूरब से ये 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा कहां है? पश्चिम में है। यानी हमारे से 0 डिग्री की रेखा कहां है? पश्चिम में। यानी हम क्या है? इस 0 डिग्री रेखा से पूरब में आगे की तरफ है। पूरब में आगे की तरफ जो होता है उसका समय भी आगे चलता है। दैट्स व्हाई भारत के अंदर हम लिखते हैं GMT प्लस 5.5 घंटे। GMT यहां से लिया गया है, 5.5 घंटे कैसे आए वो आपको पता है और आगे क्यों होता है वो भी अब आपको पता है। तो अब आप एग्जाम में बता सकते हैं GMT प्लस 5.5 घंटे का कॉन्सेप्ट किस प्रकार से रहता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा सवाल और बनता है। भारत के पूर्व और पश्चिमी बिंदु, यानी भारत का पूर्वतम और भारत का पश्चिमतम जो बिंदु है उन दोनों में सूर्योदय में कितने घंटों अथवा कितने मिनट का अंतराल रहता है। तो आपको दोनों चीजों को ज्ञात करने के लिए आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इन दोनों में देखिए सबसे पहले हमें निकालना होगा अंतराल। अंतराल दोनों के बीच में कितना है? तो अंतराल देखिए 97.5, 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट को यदि हम लेस करते हैं तो हमारे पास अंतराल आता है 29 डिग्री और 18 मिनट। 29 डिग्री व 18 मिनट। अब इस 29 डिग्री 18 मिनट की कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री, यानी 30 देशांतर। यानी भारत का जो देशांतरीय अंतराल है वह कितना है? 30 देशांतरों का अंतराल है। आप 68 से 97 तक काउंट कर लीजिए, 30 देशांतरों का डिफरेंस आपके सामने आएगा। अब आपको पता है एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, लगता है सूर्य के सामने से गुजरने में। तो 30 देशांतरों को पार करने में तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 120 मिनट, यानी 120 मिनट। यानी कि भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच में सूर्योदय के में जो समय अंतराल रहता है वह कितना रहेगा? 120 मिनट का रहेगा। अब ये 120 मिनट का है तो अगर मैं इसे आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा? 60, और 60 को डिवाइड करता हूं तो आंसर आता है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे का। यानी कि जो पूर्वतम बिंदु है हमारा, पूर्वी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है हमारा सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है किबिथु। किबिथु में जो हमारा सूर्योदय है वो होने के 2 बिंदु है। जो पश्चिमतम बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित गौर माता द्वारका के पास गुजरात राज्य में, तो वहां पर जो हमारा सूर्योदय है वो इसके 2 घंटे बाद होगा। यानी कि यदि किबिथु में सूर्योदय जो है 97 डिग्री 25 मिनट में जो सूर्योदय यदि वो सुबह 4 बजे होता है तो 68 डिग्री 7 मिनट पर सूर्योदय कब होगा? 6 बजे होगा। 2 घंटे का अंतराल रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से किसी भी देश का आप अंतराल निकाल सकते हैं, समय अंतराल निकाल सकते हैं, सूर्योदय का समय अंतराल निकाल सकते हैं। वहां का टाइम जोन के बारे में पता हो तो हम वहां की टाइम जोन की डिटेल्स भी सब कुछ देख सकते हैं। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं थी जो हमने अभी पढ़ी है। अक्षांश रेखाओं का टॉपिक हमने कल क्लियर कर लिया था, तो हमारी अक्षांश और देशांतर दोनों पूर्ण हो चुकी हैं। अब हम आगे नया शुरू करेंगे, भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, जो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, 37 डिग्री 6 मिनट पे खत्म होती है, और देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होती है, 97 डिग्री 25 मिनट पे। इसके बारे में हम पूरी डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।